स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक स्टील सेक्शन को दूसरे स्टील सेक्शन से कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में रिविट मारना पड़ता है। तो रिविट के बीच में कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं जो डिजाइनिंग में काम आता है। तो आज वो सारे टेक्निकल टर्म को एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, ठीक है। सपोज करिए कि अगर कोई एक स्टील सेक्शन को दूसरे स्टील सेक्शन के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उस स्टील सेक्शन में हमको होल करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रिविट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म आते हैं जिसको आप लोग को समझ लेना है, ठीक है। हाँ, देखिए, समझने के लिए हम आराम से एक प्लेट को लाते हैं उठा करके बाजार से। उठो और आ जाओ, आ गया, ठीक है ना। एक प्लेट ये है, ठीक है ना, जिसे हम बाजार से खरीद के लाए हैं, ठीक है ना। सर, आप स्टील सेक्शन में प्लेट को ही काहे ले रहे हैं? प्लेट का फिगर बनाना थोड़ा आसान पड़ता है बाबू, इसीलिए प्लेट को ही ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, चलिए, ये स्टील सेक्शन है और हम क्या किए कि एक रिविट ला लिए हैं बाज़ार से ख़रीद के। और इस रिविट के अगर थोड़ा बहुत अगर नाम जानते होंगे तो नाम बड़े आराम से और बेहिचक आप इसकी नाम को बोल सकते हो। बोलेंगे कि ये स्नैप हेड रिविट है। कैसा हेड रिविट है? स्नैप हेड रिविट है। अब ये जब बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं इस रिविट के, तो इसका कुछ ना कुछ डायामीटर होगा। नया में जो ख़रीद के लाए हैं ना डायामीटर, तो इस डायामीटर को बोलो बाबू, रिविट के जो सैंक का जो डायामीटर होगा वो जो बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं उस समय, तब उस डायामीटर को बोलेंगे नॉमिनल डायामीटर। नॉमिनल डायामीटर। इस चीज़ को आप फिर से समझिए कि जब बाज़ार से आप खरीद के डायामीटर लाएं, यानी रिविट का ओरिजिनल डायामीटर जो कंपनी से बन के आए हैं, जहाँ से जितना डायामीटर का, तो उस डायामीटर को बोलेंगे नॉमिनल डायामीटर, ठीक है ना। हमने रिविट को भी ला लिया खरीद के बाज़ार से। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करो। रिविट को बाज़ार से ख़रीद के लेकर आ गए, अब क्या करना है, किसी प्लेट में या किसी मेंबर को कनेक्ट करना है, किसी सेक्शन को कनेक्ट करना है। तब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग करेंगे होल। जैसे ही होल करेंगे, होल पहले कर देते आराम से, को अकबकाने का नहीं। यहाँ पे होल कर दिए तो इसको बोलते हैं होल्स ऑफ प्लेट। क्या बोलते हैं? होल्स ऑफ प्लेट। तो बताओ, जब होल किए हैं इस रिविट को फिल करने के लिए, तब यहाँ पे इस होल का कुछ न कुछ डायामीटर होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे कि यस सर होगा। क्यों नहीं होगा? होगा। तो इस डायामीटर को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डायामीटर, या यूँ बोल सकते हो डायामीटर ऑफ होल। क्या बोलेंगे? डायामीटर ऑफ होल। सर, रेड से नहीं लिखिए, नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर ऑफ होल। इसी को प्यार से बोलते हैं ग्रॉस इफेक्टिव डायामीटर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायामीटर। इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायामीटर, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे होल कर दी और ई रिविट को ले जा करके एकरा में डाल करके नीचे थूर के फिर से नीचे वाला में हेड बना देंगे, ठीक है ना। ये रिविट को जैसे ही लेकर जाएंगे तो थूर के जब हेड बनाएंगे तो ये वाला सैंक एकरा में जाएगा, और जाने के बाद ये वाला ढीला रहता है, थोड़ा सा होल ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब होल करते हैं किसी मेंबर में, किसी सेक्शन में रिविट को डालने के लिए, तो हम लोग इस बात को ख्याल रखते हैं कि जितना सैंक का यानी रिविट का जितना ओरिजिनल नॉमिनल डायामीटर है ना, तो उस डायामीटर से ज़्यादा होल करें, थोड़ा सा ज़्यादा। कितना ज़्यादा करेंगे अभी हम बताते हैं, एकदम बड़ा आराम से, ठीक है ना। हाँ, पहले ये समझ लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा होल करते हैं और उसको डाल देते हैं, इसलिए कि आसानी से उसमें अंदर चला जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिविट को डाल करके हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ठोक ठोक करके हेड बनाते हैं, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग हेड। और उसी की बेस पर तो हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ रिविटिंग बहुत तरह के, इसके पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। हाँ, बड़ा आसानी से चीज़ को समझिए। तो जैसे ही इसको यहाँ पे लाएं, तो लाने के बाद क्या हुआ कि ये वाला अभी इसका डायामीटर कुछ है, इस डायमीटर को डी नॉट बोल रहे हैं, सॉरी डी एन बोल रहे हैं, नॉमिनल डायमीटर। लेकिन जैसे ही इस होल में डाल करके थुरिएगा, ये मटेरियल है डक्टाइल, थुरिएगा तो इसका डायमीटर हल्का बढ़ जाएगा और रिविट में, इस होल में रिविट पूरी तरह से फिल हो जाएगा, यानी इसका डायमीटर पहले से बढ़ जाएगा आफ्टर रिविटिंग।
तो बिफोर रिविटिंग जो रिविट के डायमीटर होगा वो नॉमिनल डायमीटर, और जब इस छेदवा में इस होल में डालने के बाद, इस होल में डालने के बाद जो रिविट का डायमीटर बढ़ेगा उस डायमीटर को बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे इसको डायमीटर ऑफ होल या इफेक्टिव डायमीटर या कभी कभी बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट, डायमीटर ऑफ रिविट, RIVET रिविट। ठीक है ना। हाँ, ग्रॉस डायमीटर को चाहिए होल में डाल के और थुर के हेड बनाने के बाद जो रिविट का डायमीटर हुआ उसको बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। ठीक है ना। तो ग्रॉस डायमीटर जनरली होल के डायमीटर के बराबर होता है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ आया होगा कि नॉमिनल डायमीटर क्या होता है और ग्रॉस डायमीटर क्या होता है। तो ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिविट को हम लोग D0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए इतना बात तो आपको समझ आ गया। इसको बोलते हैं रिवेट। क्या बोलते हैं बाबू? रिवेट। रिवेट क्या बोलते हैं? रिवेट। इसको बोलते हैं प्लेट, और इसमें हमने कर दिया होल, इसको बोलते हैं होल। चीज़ों को बड़े आसानी से इसको समझ लीजिए। ठीक है ना। अब हम लोग नॉमिनल डायमीटर के बाद डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है, क्योंकि डिफिनेशन लिखाना बड़ी ज़रूरी है। करंट नॉमिनल डायमीटर, द डायमीटर ऑफ सैंक, रेड कलर का मतलब मेरे पास ही, द डायमीटर ऑफ सैंक ऑफ द रिविट बिफोर रिविटिंग, यानी रिविटिंग करे के पहले जो डायमीटर ऑफ रिविट का सैंक का होगा ना, वही डायमीटर को बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझ लो और इसे D0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है ग्रॉस डायमीटर। इस चीज़ को आप समझो, ग्रॉस डायमीटर क्या कर रहा है? ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिविट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ होल ऑफ प्लेट इन विच रिविट फिल आफ्टर रिविटिंग। देखिए, ग्रॉस डायमीटर रिविट का होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नॉमिनल डायमीटर से जो रिविट का ग्रॉस डायमीटर होगा ना वो थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसे? क्योंकि होल को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। जब होल को पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है तो मतलब हम बोलेंगे कि उसका नॉमिनल डायमीटर से हल्का बढ़ गया। कितना बढ़ता है, कैसे कैसे होल बनाते हैं, ये सारी चीज़ को अभी मेंशन करते हैं। उम्मीद है नॉमिनल डायमीटर आपको समझ आया होगा, ग्रॉस डायमीटर भी समझ आ गया होगा। ग्रॉस डायमीटर रिविट के कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि जब होल में रिविट के डाल के और थूर के हेड बना देते हैं तब उसका सैंक का डायमीटर हल्का बढ़ जाता है, तो वो जो बढ़ करके पूरे होल के बराबर हो जाता है ना, तो उसी डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस डायमीटर। ठीक है ना। यहाँ पे समझ लीजिए, ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिविट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ होल। ठीक है ना। हाँ, ऑफ प्लेट इन विच फील्ड आफ्टर रिविटिंग। ठीक है ना। आप लोग हमेशा याद रखोगे रिविट की ओरिजिनल डायमीटर जो कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करके आया उस डायमीटर को हम लोग बोलेंगे नॉमिनल डायमीटर, और जब रिविटिंग यानी किसी सेक्शन में डाल करके रिविट को थूर दिए और पूरी तरह से लॉक कर दिए तब वहाँ पे जो डायमीटर होगा उस डायमीटर को बोलेंगे ग्रॉस डायमीटर, यानी ग्रॉस डायमीटर पर बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ होल। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा बात ये आता है कि सर रिविट को इसमें होल में डाल रहे हैं और होल थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा बड़ा कर देंगे? बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो हमको यहाँ पे एक IS कोड परमिट करता है कि इतना mm का डायमीटर वाला रिविट रहेगा ना तो इतना होल करेंगे, अगर इससे बड़ा mm का डायमीटर रहेगा ना तो उतना से ज़्यादा होल करेंगे। देखो कितना करेंगे, ये तो हवा की बात थी, अब हम इसको एक्चुअल बात करते हैं। ठीक है ना। पहले एक काम कर लीजिए कि ये फिगर छाप लीजिए, और ये फिगर छापने के बाद ये डिफिनेशन और ये डिफिनेशन को आप लोग कॉपी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप छाप लीजिए। ठीक है ना, हट जाते हैं लो। ठीक है, इसको अभी हम थोड़ा देरी में इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, चलिए यहाँ पे हम कुछ बात लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम इरेज करते हैं। चीज़ों को बड़े आसानी से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और नहीं कीजिएगा घर में जाके तो पढ़ाई रहे हैं सर, आप कहाँ पढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे बड़े आसानी से देख लीजिए कि हम लोग को होल का डायमीटर ऑफ होल कितना करना है। ठीक है ना। हाँ, तो डायमीटर ऑफ एज पर IS कोड,
एज पर IS कोड, IS कोड के अनुसार हम लोग को जो ग्रोस डायमीटर जो लेना है, ग्रोस डायमीटर, ठीक है ना, ग्रोस डायमीटर अगर आपको इफ डायमीटर, इफ नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट इज लेस देन इक्वल टू 25 mm, अगर किसी रिविट का बाजार से खरीदे और उसकी डायमीटर या तो 25 mm है या 25 mm से कम है, तो आपने होल का जो डायमीटर करेगा यानी ग्रोस डायमीटर करेगा वो क्या करेगा कि 25 यहाँ पे करेगा, नॉमिनल डायमीटर में हम लोग क्या कर देंगे 1.5 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना। हाँ, कब, जब आपकी रिविट का साइज 25 mm से छोटा या 25 mm के बराबर रहेगा तब। दिस पॉइंट को आप एग्ज़ाम तक संभाल के रखोगे और ये आपके न्यूमेरिकल्स में परेशान करने की स्थिति में रहेगा। इस चीज़ को आप समझ लो। अगर आपकी डी नॉमिनल होगा, ठीक है ना, अगर आपकी ग्रोस डायमीटर, अगर आप जो रिविट बाजार से खरीद के लाएं और आप यहाँ पे डिजाइन में यूज करना चाह रहे हैं और उसकी डायमीटर 25 mm से बड़ा है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि नॉमिनल डायमीटर में 2 mm जोड़ देंगे। कितना mm जोड़ देंगे? 2 mm जोड़ देंगे। कब? जब आपकी डायमीटर 25 mm से बड़ा हो। ग्रोस डायमीटर कहने का मतलब ये आइडिया आपको दे रहा है कि होल कितना बड़ा करना है, यही आपको समझना है। डिजाइनिंग में ग्रोस डायमीटर कहने का मतलब आप लोग को यही समझना है कि आपको उस प्लेट में होल कितना करना है, क्योंकि होल में डाल के थूरेंगे तब उसके ऑक्युपाइड कर लेगा, इसीलिए उस डायमीटर को बोलते हैं ग्रोस डायमीटर ऑफ रिविट या होल। तो यहाँ से इस IS कोड के स्पेसिफिकेशन से हमको नॉमिनल डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि और ग्रोस डायमीटर का, ठीक है ना। तो बताओ होल कितना करेंगे नॉमिनल डायमीटर के अनुसार, ठीक है ना। अगर 25 mm से, अगर 25 mm अगर नॉमिनल डायमीटर है या उससे छोटा है तो उसमें होल 1.5 mm ज़्यादा कर देंगे। अगर आपकी 25 mm से बहुत बड़ा, 25 mm से बड़ा रिविट का साइज है तो उसमें जो नॉमिनल डायमीटर रहेगा रिविट का उससे 2 mm ज़्यादा होल करेंगे, इतना ही ज़्यादा होल करना है। तो इस पॉइंट को आप लोग संभाल के रखोगे, ठीक है ना। उम्मीद है इतना बात भी आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं क्योंकि इसको हम छापने के लिए भी बोल दिए थे वो। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि आप कनेक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ कुछ बात हमेशा बोलते रहेंगे हम लोग, है ना। इंजीनियर है ना, ऐसा बात बोलना है लोगों को ना पता चले, उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म। तो हम लोग यहाँ पे भी कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म डेफिनेशन को पढ़ेंगे जो आपके यूज आएगा डिजाइन में। हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें आएगा, ठीक है। तो बताओ इस प्लेट को इधर से फोर्स लगा के खींच रहे हैं और इस प्लेट की इधर से फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप रिविट मार दिए हैं। क्या मार दिए? रिविट। तो रिविट कितना कितना दूरी पर मारे हैं तो बात की बात है। पहले तो ये बोल देंगे कि 2 रिविट का ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 2 रिविट का ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इधर वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ये जो लाइन दिख रहा है रेड कलर वाला इसको क्या बोलेंगे। ये सारे चीज़ को 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए कि यहाँ से इधर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगने की डायरेक्शन आपको कौन है? फोर्स लगने की डायरेक्शन आपको ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो बोला ये जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन में अगर दो लगातार, फोर्स की डायरेक्शन में अगर दो लगातार, फोर्स की डायरेक्शन में अगर दो लगातार रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे पिच। क्या बोलेंगे बउआ? पिच। फोर्स के डायरेक्शन में या लोड के डायरेक्शन में या लोड के पैरेलल डायरेक्शन में बोल दो, ठीक है ना। पैरेलल डायरेक्शन में दो कंजुगेटिव, दो लगातार रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे पिच, ठीक है ना।
ये बात आपको समझ आया? अच्छा ठीक है। तो सर ये फोर्स के डायरेक्शन में ये जो लाइन है, ये जो लाइन को क्या बोलेंगे? तो फोर्स के डायरेक्शन में या उसके पैरेलल जितने भी रिविट से पास होने वाला लाइन रहेगा ना, वो सारे लाइन को हम लोग बोलेंगे गेज लाइन। क्या बोलेंगे? GAUGE, गेज लाइन। तो बताइए यहाँ पे कितना गेज लाइन है? एक गेज लाइन ये है, एक गेज लाइन ए है और एक गेज लाइन ए है। अगर इसका नाम रखें A डैश तो गेज लाइन ए भी है, B डैश तो ये भी गेज लाइन है, C डैश ये भी गेज लाइन है। यानी अगर गेज लाइन की अगर इस फिगर में बात किया जाए तो आप बोलोगे कि सर गेज लाइन जो आपको मिला वो मिला A डैश मिला, B डैश मिला, C डैश मिला। इस चीज़ों को बड़े आसानी से आप समझने की कोशिश करोगे कि गेज लाइन क्या होता है। तो गेज लाइन क्या देख रहे हैं कि दो मतलब कि रिविट से पास होने वाली फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में जो लाइन हमको मिल रहा है उसी लाइन को हम लोग बोल रहे हैं गेज लाइन। और यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं A डैश फोर्स के डायरेक्शन में या उसी के पैरेलल पास हो रहा है, इसीलिए उसको गेज लाइन बोल रहे हैं। यानी A डैश गेज लाइन होगा, B डैश गेज लाइन होगा, C डैश कैसा लाइन होगा? गेज लाइन होगा। पिच क्या है? तो फोर्स की डायरेक्शन में दो लगातार रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे पिच। चलिए दो चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिफिनेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। हाँ, पिच क्या कर रहा है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिविट, दो एडजेसेंट रिविट, टू एडजेसेंट रिविट, इसको अंडरलाइन कर लो। रिविट इन अ रो, ठीक है ना, इन अ रो। देखिए एक रो ये है, एक रो ये है, ठीक है ना। हाँ, तो इज नोन एज या इज कॉल्ड पिच, उसको क्या बोल रहे हैं वो? पिच। तो यहाँ से यहाँ तक के पिच बोलेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे? ओकरो सर पीछे बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो सर यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक सर इसको भी पीछे बोलेंगे। सर यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे? सर इसको भी पिच बोलेंगे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको पिच समझ आया होगा। ये वाला डिस्टेंस को पिच बोलेंगे, ये वाला डिस्टेंस को पिच बोलेंगे, ये 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 डिस्टेंस को पिच बोलेंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिख रहा है। एकदम ढंग से एनालिसिस करो, ठीक है। हाँ, तो पिच आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा गया है, एक पॉइंट है, इट इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। पिच हमेशा लोड के डायरेक्शन में ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। पिच उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हुआ। इतना समझाने के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पिच, कितने टाइप्स के पिच होते हैं, ठीक है। हाँ, एक आता है गॉज डिस्टेंस। गॉज डिस्टेंस को समझने के पहले गॉज लाइन को समझना होगा, यानी गेज लाइन बोलो, गॉज नहीं गेज लाइन, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अभी हम बोले कि फोर्स की डायरेक्शन में जो लाइन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, रिविट से जो पास करते हैं, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं गेज लाइन। गेज लाइन आपको दिख रहा है A डैश, B डैश, C डैश, ठीक है। तो वही लिखा है एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द रिविट, वह एक्सिस जो रिविट से पास कर रहे हैं, एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, या तो लोड के पैरेलल भी हो सकता है, लोड पर कोइंसाइड भी कर सकता है, ठीक है ना। तो एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, उसको हम लोग बोलेंगे गॉज लाइन। यहाँ पे गॉज डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए बड़े आसानी से कि द नॉर्मल डिस्टेंस, नॉर्मल कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल कहने का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द फोर्स, ठीक है ना। हाँ, बिटवीन टू गेज लाइन इज कॉल्ड गेज डिस्टेंस। देखिए बड़े आसानी से हम दो गेज लाइन को हम बाहर निकाल के देखते हैं। यानी एक गेज लाइन ये है A डैश है, और दूसरा गेज लाइन है आप बोलेंगे
बी बी डैश है, तो ये दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ये दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, उसी को बोलेंगे गेज डिस्टेंस। एकदम बड़े आराम आराम से समझ लेना है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और आता है कि सर B से अगर C रहेगा तब उसको काची बोलेंगे, ओकरो बोलेंगे, यही तो है ना। हाँ, इसको भी हम लोग बोलेंगे गेज डिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझिए, यानी आपको गेज डिस्टेंस अगर बोलने के बाद अगर आ जाएगा तो देखिए एक गेज लाइन ये है और एक गेज लाइन ये है, ये दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलेंगे गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस छोटा हो रहा है क्या, लिख लीजिएगा आप लोग, बड़ा बनाइएगा फिगर, ठीक है ना। हाँ, ये भी गेज डिस्टेंस होगा, 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 ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए आप लोग को यहाँ बात, आप लोग को ये इतना बात समझने के बाद आपको ये समझ आया होगा कि फोर्स के डायरेक्शन में दो कंजुगेटिव रिवेट के जो बीच का डिस्टेंस हो रहा है उसको बोल रहे हैं पिच, और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोल रहे हैं गॉज। यही फाइनलाइज बात निकला। तो जवाब ये सवाल मन में ये राइज होने लगता है ऑपरेंड की बेसिस में कि सर अगर फोर्स हम इधर से ना लगा करके, इधर से ना लगा करके ऊपरी और नीचे से करेंगे तब कुछ नहीं, फोर्स के डायरेक्शन वाला फिर गेज हो जाएगा फोर्स में, और फोर्स हो जाएगा, सॉरी गेज हो जाएगा पिच, और पिच हो जाएगा गेज, ठीक है ना। जब फोर्स जब क्या करोगे, चेंज करोगे तब, फोर्स अगर इधर से न लगा करके ऊपर से लगाओगे तब, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, चलो यहाँ पे इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कुछ बात हम इरेज करके लिखेंगे। देखिए हम लोग कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं, उसको समझ लेते हैं। करा डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट पैरेलल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट इज कॉल्ड पिच, ठीक है ना। हाँ, फोर्स के पैरेलल जो है उसको क्या बोल रहे हैं, पिच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पिच। आए करा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गॉज, और इसके परपेंडिकुलर क्या बोल रहे हैं, गॉज बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहे हैं, गॉज। गेज बोलो आप लोग, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध करो सर, आप खुद करो, गॉज, ठीक है ना, गेज। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा कि दे में इंटरचेंज, अगर फोर्स को हम इंटरचेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिच गॉज में हो जाएगा, गॉज पिच में हो जाएगा। वंस देयर डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर इंटरचेंज, ठीक है ना। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज करोगे तो पिच गॉज हो जाएगा और गॉज पिच हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, आप ये वाला पिच कितना रखोगे, जब आप रिवेट ठोक रहे हो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, तो पिच कितना रखना होगा आपको, पिच आपको कितना रखना होगा, और जितना पिच रखेंगे उतना ही गॉज रखना होगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान दे लीजिएगा। तो ये मिनिमम जो पिच है वो कितना रखेंगे, और मैक्सिमम पिच जो कोई तो लिमिट नहीं, आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन ये जो डिस्टेंस है मिनिमम आप कितना रख सकते हो, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मिनिमम जो पिच आप रखोगे यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है वो जितना डायमीटर का आप रिवेट यूज कर रहे हो ना, सॉरी जितना डायमीटर का आप होल कर रहे हो ना, उस होल के डायमीटर से 2.5 गुना, कितना गुना, 2.5 गुना, यानी 2.5 टाइम्स मिनिमम पिच को रखोगे, और इसे आप याद कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, दूसरा कारण कि अगर आप टेंशन मेंबर के जब डिजाइन कर रहे हैं ना, अगर आप टेंशन मेंबर के डिजाइन कर रहे हैं तो आप 16T या 200 mm दोनों में से अगर कम रहेगा, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, अगर आप टेंशन मेंबर के डिजाइन कर रहे हो तो मिनिमम पिच आपको लेना होगा 16T और 200 mm। 16T क्या होता है, थोड़ा सा देखिए ऊपर वाला हम इरेज करते हैं और इस चीज़ को हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं एकदम आराम आराम से, कोई अकबकारा नहीं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि ये डिफिनेशंस है और इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है।
देखिए सपोज करिए कि आप टेंशन मेंबर के डिजाइन कर रहे हैं, ये एक मेंबर है और एक मेंबर ये है, ठीक है ना, और ये इस मेंबर के ऊपर एक इस तरह से ऐसा कर दी, और इसकी थिकनेस क्या है T2 है और इसकी थिकनेस T1 है, और ऐसा करा है T2 ग्रेटर देन T1 है। तो आपको यहाँ पे कौन सा थिकनेस लेना है, ये थिकनेस ऑफ प्लेट है, T1 क्या है, थिकनेस ऑफ प्लेट। यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पे ये दोनों प्लेट में जिससे सबसे छोटा प्लेट हो, जिसका थिकनेस सबसे कम होगा, वही प्लेट से यहाँ गुना करेंगे, और 200 mm ये दोनों में से जो छोटा आएगा ना, वही वाला वैल्यू हम मिनिमम पिच को लेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। टेंशन मेंबर को जब डिजाइन कर रहे हैं तो टी जो है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, और 200 mm दोनों को जब गुना करके जितना आएगा ना, 16 टी को गुना करके आया समथिंग, मान लीजिए थिकनेस है आपको यहाँ पे 10 mm, मान लीजिए थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट 10 mm है, इसका 10 mm और इसका 12 mm है। तो यहाँ पे इन टेंशन मेंबर के जब डिजाइन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, ये थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है तो 12 mm से गुना करेंगे कि 10 mm से, तो सर थिनर प्लेट है यानी 10 mm से करेंगे, ठीक है। हाँ, यानी यहाँ पे करेंगे 16 × 10 और 200 mm, तो दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा वही वाला हम लेंगे। तो बताओ कि 16 160 mm छोटा है कि 200 mm, तो 200 mm, मतलब आपकी जो पिच का डिस्टेंस रखना है वो कितना रखना है, 160 mm, ठीक है। अगर आप कंप्रेशन मेंबर को देख रहे हो तो कंप्रेशन मेंबर में क्या करते हैं, 12T और 200 mm दोनों में से जो छोटा रहेगा उसको लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी लिख दीजिए विच एवर इज लेस, ठीक है ना। हाँ, टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। तो ये आपको कुछ IS स्पेसिफिकेशन थी जिसको आपको एग्जाम तक संभाल करके रखना था, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए। कभी कभी एक रिविट यूज करते हैं, जब काम कर रहे हैं रिविट ठोक रहे हैं तो वो सेक्शन इधर से उधर फ्लैक्चुएट करते रहता है, तो उसको होल्ड करने के लिए एक रिविट का इस्तेमाल करते हैं वर्क को कंटिन्यू रखने के लिए। उस रिविट को हम लोग बोलते हैं टैकिंग रिविट। क्या बोलते हैं भाव, टैकिंग रिविट, ठीक है ना। तो टैकिंग रिविट का भी हम डिफाइन करते हैं, इतना कॉपी करिए, उधर वाला को सिर्फ ये वाला को ये अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लिख लीजिएगा, ये समझाने के लिए समझने के लिए बता दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा टैकिंग रिविट की कहानी समझ लेते हैं। इरेज कर दें, छाप लिया हूँ, रोक के तो छापना होता, ठीक है। हाँ, हालांकि सब चीज़ का डिज़ाइन आगे चलेगा, जब डिज़ाइन चलेगा तब टेंशन लेने का नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी समझिए वहाँ पे भी समझिएगा, क्या दिक्कत है। टैकिंग रिविट एक कंसेप्ट आता है, देखिए टैकिंग रिविट यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, अच्छा उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। टैकिंग रिविट, टैकिंग रिविट, ठीक है ना। तो लिखेंगे द रिविट टेम्पोररी होल्ड temporary hold the section सेक्शन को टेम्पररी होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। कहाँ पे, तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग रिवेटिंग वर्क, जब हम रिवेटिंग वर्क कर रहे होते तो उस समय सेक्शन इधर से उधर जाते रहता, तो उसको खाली बस टेम्पोररी पास्ट मतलब होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसकी एनालिसिस कर देते हैं कि सपोज करिए कि ये कोई आपकी सेक्शन है, इस सेक्शन को क्या बोल रहे हैं, बोलो एंगल सेक्शन, और एक और एंगल सेक्शन आपको ये वाला है, ठीक है ना। और ये सेक्शन तो ऐसा ना, कुछ ऐसा होगा, पीछे तक जाएगा, ऐसा जाएगा ना,
ऐसा ऐसा जाएगा, ये वाला कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत लंबा सेक्शन रहता है ना, तो यहाँ पे भी यहाँ पे रिवेटिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रिवेटिंग कर रहे हैं गैसेट प्लेट लगा करके यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाला इधर से उधर फ्लैक्चुएट करता रहता है, तो यहाँ पे हम लोग एक रिविट यूज कर लेते हैं जो काम को आसान बनाने के लिए। उस रिविट को हम लोग बोलेंगे टैकिंग रिविट। यहाँ पे जो रिविट यूज करेंगे उसको बोलेंगे टैकिंग रिविट। टैकिंग रिविट कैसा होता है अभी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है टैकिंग जब रिविट मार रहे हैं तो उस स्थिति में हम लोग कितना पिच लेते हैं, ठीक है ना। तो टैकिंग रिविट के केस में, इन केस ऑफ टैकिंग रिविट, टैकिंग रिविट के केस में जो मिनिमम पिच लेते हैं, वो लेते हैं, सॉरी, टैकिंग रिविट के केस में जो मैक्सिमम जो पिच लेते हैं 32T और 300, ये तीनों में से जो ग्रेटर होगा उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। टैकिंग रिविट के केस में हमको कितना लेना है, 32T या 300T, दोनों में से जो छोटा होगा, विच एवर इज लेस, जो दोनों में से छोटा वैल्यू होगा वही ले लेंगे, ठीक है ना। इस सब चीज़ों को थोड़ा बहुत आप लोग याद कर लोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप टैकिंग रिविट का कॉन्सेप्ट समझ गए। टैकिंग रिविट का कोई काम नहीं है, सिर्फ बांध के रखना होता है। कैसा होता है देखने में, अभी एनिमेशन यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गया गॉस डिस्टेंस क्या होता है, पिच क्या होता है, गॉस लाइन क्या होता है। अब थोड़ा सा कहानी करना है एज डिस्टेंस की, ठीक है। हाँ, देखिए इधर इरेज कर देते हैं और हम कहानी की ओर मूव करते हैं। एज डिस्टेंस, देखो दो चीज़ होता है, एक एज डिस्टेंस होता है, दूसरा इंड डिस्टेंस होता है। ये दोनों चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए। बहुत लोग दोनों एक ही चीज़ को एक ही समझ लेते हैं कि एज डिस्टेंस भी वही होता है और इंड डिस्टेंस भी वही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको भी छाप लीजिएगा, छाप लिए ही होंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। गॉस डिस्टेंस को भी इरेज करो, चलो। हाँ, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे एज डिस्टेंस क्या होता है। देखिए दो चीज़ आता है, एक इंड डिस्टेंस, जिधर से फोर्स लगा रहे हैं, जिधर से आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर प्लेट इंड कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे, इस डिस्टेंस को बोलेंगे इंड डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इंड डिस्टेंस। पूरा बड़ा बड़ा लिखो, हौच पौच नहीं करो, इसको बोलेंगे इंड डिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ, अगर आप फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रहे हो और आपकी प्लेट समाप्त हो रही है तो यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कौन सा डिस्टेंस, ये सेंटर टू सेंटर है बाबू, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस सेंटर से लेकर के सेंटर तक, सेंटर से लेकर के सेंटर तक, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एज डिस्टेंस। तो इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस में अंतर क्या है। एज डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द फोर्स। एज डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर टू द फोर्स, पर दिखा पड़ रहा नहीं, दिखा पड़ रहा, वो भी नहीं गायब है। चलो देखिए, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं इंड डिस्टेंस। क्या देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके किनारे वाला डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं इंड डिस्टेंस, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग बोल रहे हैं एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस, तो दो चीज़ है, एज डिस्टेंस और इंड डिस्टेंस। एज डिस्टेंस और एक है इंड डिस्टेंस, EDGE, एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या है, एज डिस्टेंस, अरे एज डिस्टेंस का यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, आप लोग को सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि एज डिस्टेंस होता है हमेशा लोड के परपेंडिकुलर होगा, यानी लोड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और इंड डिस्टेंस जो होगा वो लोड के डायरेक्शन के अलाउ होगा। देखिए इंड डिस्टेंस से लोड इधर लग रहा है, उसी की डायरेक्शन में है,
एज डिस्टेंस क्या है, लोड इधर लग रहा है और एज डिस्टेंस इधर है, यानी ये वाला सबसे किनारे वाला रिविट और इस प्लेट का किनारे से जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे एज डिस्टेंस। और फोर्स वाला यहाँ इस प्लेट खत्म हो रहा है और ये नियरेस्ट रिविट है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे इन डिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो दोनों के लिए IS स्पेसिफिकेशन सेम है, एज डिस्टेंस के लिए भी वही है और इंड डिस्टेंस के लिए भी वही है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा माथा पेचिश नहीं करते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। इसीलिए इसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द कवर प्लेट, यानी ई प्लेट कवर प्लेट के एज एंड सेंटर ऑफ द नियरेस्ट रिविट, और सबसे जो नज़दीक वाला रिविट है उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस एज पर IS स्पेसिफिकेशन जो है वो कितना लेना चाहिए, मिनिमम एज डिस्टेंस कितना। देखिए यहाँ पे एज डिस्टेंस को हम लिख दिए, एज डिस्टेंस कितना होना चाहिए एज पर IS स्पेसिफिकेशन। IS कोड के अनुसार मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 1.5 इंटू D नोट, मतलब ग्रोस डायामीटर ऑफ रिविट, ग्रोस डाया ऑफ रिविट, ठीक है ना। ये वाला एज डिस्टेंस कितना छोड़ना, अपन मान से नहीं छोड़ दीजिएगा, इसके अनुसार छोड़िएगा। ये मिनिमम अगर यहाँ पे नॉमिनल डायामीटर लिख लें, इसको DN लिखो तो उसके 2 से गुना कर दो, यानी 2 इंटू DN कर रहे हैं तो ये होगा नॉमिनल डायामीटर ऑफ रिविट, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आज का जो डिफिनेशन वाला बात पूरी तरह से समझ आया होगा। अब जो हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे फेल्यूर रिविटिंग, पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे फेल्यूर ऑफ रिविटिंग, और उसमें कॉन्सेप्ट निकलेगा, फॉर्मूले आएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।